नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सुरजीत थाटी ऑफिशियल पर। और आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि हमारा अधिकार है, सरकार ने हमको जन्म से दिया है। मौलिक अधिकार हम आज शुरू कर रहे हैं और इससे पहले हम इससे 5 क्लास पहले कर चुके हैं। इनको आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जिस चैनल पर आप हैं उसी चैनल पर जाइए और उनको वॉच कर दीजिए। आज के मौलिक अधिकार इंग्लिश में कहूँ तो फंडामेंटल राइट हमारे 6 प्रकार के थे। इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। किस प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, कब प्रभावी हुए, किस समय प्रभावी हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते, ये हमारे अधिकार हैं। अधिकार के आवश्यक लक्षण पढ़ेंगे। उनके बाद तो फंडामेंटल राइट की मैं जब बात करूँ तो यहाँ पर हमें कुछ विशेष अधिकार हैं जिन पर हम बात आज करने जा रहे हैं। हम आज अधिकार पर बात करेंगे। उसके बाद अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं और उसके बाद अधिकारों के प्रकार या नैतिक हों चाहे वो कानूनी हों। मौलिक अधिकार, उसके बाद ऐतिहासिक परिदृश्य, फिर अगला हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। इसमें कुछ हमारे हैं और कुछ हमारी सेना के लिए हैं। उसके बाद मौलिक अधिकारों की आलोचना और फिर मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। इन सब पहलुओं पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हमारा विषय रहेगा, मैंने कहा हम नैतिक और कानूनी 2 प्रकार के पढ़ेंगे। नैतिक अधिकार वो अधिकार हैं, मैं नैतिक की बात करूं तो नैतिक अधिकार वो अधिकार हैं, ये अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते। ये राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। राज्य का मतलब फिर उसी भारत से है। मैंने जैसे कि कल बताया, यहाँ राज्य का मतलब एक देश से है। कानूनी अधिकार की बात करें तो ये राज्य द्वारा रक्षित किए जाते हैं। राज्य की जिम्मेदारी होती है जो लिखा हुआ है। तो नैतिक हमारे मौलिक अधिकार हैं, मतलब जैसे टेम्परेरी, वो राज्य इसकी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उनको राज्य द्वारा रक्षित यानी रक्षा की जाती है। अब उसमें हमारे मौलिक अधिकार की बात करें, कानूनी हैं कितने प्रकार के, तो वो 3 प्रकार हैं। एक है उसमें सामाजिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा हमारा रहेगा नागरिकों के अधिकार। इन तीनों की बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, इसमें सबसे पहला है समानता, उसके बाद स्वतंत्रता। तो हमारे 6 अधिकार बटे हुए हैं। इसके बाद में समानता, समानता किस प्रकार की है, तो राजनीतिक समानता मिलेगी आपको, समाज में समानता मिलेगी और आर्थिक समानता, जो हम इसकी बात हम प्रस्तावना में कर चुके हैं। हम भली भांति जानते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना थी उद्देश्य का थी, उसमें हमने 3 प्रकार के न्याय की बात की थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये समानता रहेगी इन तीनों न्याय में। और बात करें हम स्वतंत्रता के अधिकार हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये भी आर्टिकल हमारे 19 से 22 तक थे। इसमें किस किस की स्वतंत्रता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और विचार एवं अभिव्यक्ति की यानी बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब हम अपने अंदर किसको मानते हैं, विश्वास की स्वतंत्रता है। संगठन की स्वतंत्रता है और नैतिक स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। वहीं पर संपत्ति का अधिकार भी था पहले, आफ्टर एक संविधान का अधिकार हो गया, पहले मूल अधिकार था। शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है और परिवार का अधिकार है। परिवार आप रख सकते हैं, कहीं बच सकते हैं उस परिवार को लेकर। इन अधिकारों की बात कही गई थी। तो ये हमारे सब मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं और सरकार को इन अधिकारों को देना होता है। तो राजनीतिक अधिकार की मैं बात करूं तो राजनीतिक अधिकार वो अधिकार है जिसमें आप वोट डाल सकते हैं, सरकार में मतदान कर सकते हैं, अपने मत की सरकार चुन सकते हैं, अपना जो ऊपर अपना जो राजा है या जो नेता है उसे हम मतदान देके यानी राजनीतिक अधिकार के द्वारा उसे प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमें वोट डालने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार में, जिसमें मत देने का अधिकार आ जाता है। निर्वाचित होने का अधिकार है कि हम खुद इलेक्शन में आ सकते हैं। और उसके बाद सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार है। सार्वजनिक पद वो जैसे सरकार के द्वारा जो पद निकाला गया हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, चाहे कोई भी सरकारी पद हो, उसमें हर व्यक्ति का अधिकार होगा। अब उसकी योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार है। आवेदन पत्र मतलब कोई फॉर्म निकला, उस फॉर्म में हर आदमी हकदार है। अगर नागरिक है तो उससे ये मूल अधिकार दिया गया है
कि वो भाग ले सकता है प्रतियोगिता में। राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। राज्य के विरुद्ध मतलब एक राजा से है, वहाँ के स्टेट ऑफ काउंसिल से नहीं, स्टेट ऑफ हेड से है। जो राजा अगर जनता के खिलाफ जा रहा है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, वो भी वोट डाल के, ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं थी शिक्षा और सम्मति के आधार से। अब मैं बात करूँ मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार को हमने भाग 3 में पढ़ा है। अब आपके सामने एक सवाल है कि सर आप सीधी प्रस्तावना करने के बाद मौलिक अधिकार कैसे आ गए? आपने राज्यों का संघ यानी भाग 1 ने पढ़ाया, नागरिकता यानी भाग 2 ने पढ़ाया, सीधे आप भाग 3 में पहुँच गए। भाग 3 का ये लॉजिक समझ में नहीं आया, ये लॉजिक नहीं है प्यारे। प्रस्तावना के बाद अगर जो हम बात करेंगे हमारे अधिकार क्या है, तो अधिकार पहले जानने चाहिए, नागरिकता पढ़ाएंगे इसके बाद। मेरी पॉलिटी पढ़ाने का एक अलग तरीका है कि मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ और कैसे पढ़ाता हूँ, वो मैं जानता हूँ या आप जानोगे अब। क्योंकि पॉलिटी पढ़ाने का सही तरीका ये है कि कड़ियों को जोड़ना। अभी जैसे मैं राज्य और संघों में जाता तो मूल अधिकार अभी क्या है कि प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या है कि प्रस्तावना के बाद जैसे ही मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाना शुरू किया तो आपका एक रिदम बना हुआ है। अब संघ, राज्य, क्षेत्र वगैरह और नागरिकता हम इसके बाद ले लेंगे, ठीक है। फिर हम जैसे राज्य पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़ेंगे, फिर हम DPSP ले लेंगे, उसके साथ में उसको जोड़ देंगे। तो भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वो आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों को बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है। और मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड से ये लिए गए हैं कितने, तो उनकी हम बात करेंगे बारी बारी से। इससे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब कब की गई, कैसे कैसे की गई, तो भारत में ऐतिहासिक मांगें होती आई हैं। जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ शासन था तो हम अपने मौलिक अधिकार मांगते रहे हैं। समय समय पर हमने मौलिक अधिकारों को 1915 से मांगना शुरू कर दिया। मान लो कि अब गांधी जी आए थे, तब से ही मान लो कि गांधी जी के बाद भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम पहले तो 1895 में मांगी गई। तो भारत का संविधान का विधेयक अथवा स्वराज विधेयक की बात की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ये मूल अधिकार की बात की थी। हम इस देश के निवासी हैं तो हमको हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए जो हमें जन्म से देने चाहिए। बच्चा पहली किलकारी मारे तो उसकी आवाज़ में मौलिक अधिकार की आवाज़ आनी चाहिए, ऐसा दादा भाई नौरोजी का मानना था। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो यार, गर्मी बहुत है। 1915 में फिर मांग उठती है उसकी द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में, जो 7 अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और 7 पहले थे, लेकिन अभी भी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब भी 7 ही थे। लेकिन बाद में क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार था वो निकाल दिया जाता है। 1928 में नेहरू की रिपोर्ट में एक झलक आती है मूल अधिकारों की। सबसे पहले उन्होंने मूल अधिकार की मांग की थी, नेहरू रिपोर्ट। 1946 कैबिनेट मिशन में भी क्या हुआ, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांगों का माना था कि मौलिक अधिकार होने ही चाहिए। ब्रिटेन के संविधान में एक बिल ऑफ राइट्स था जो मूल अधिकार को कहा जाता है। हमने सोचा हम क्यों न उन्हीं को फॉलो करें जो पहले से मतलब हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मूल अधिकार जैसे माना जाए कि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो मूल अधिकार वैसे तो हमने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन बात करके मूल अधिकारों को चलाना कैसे है वो हमने इंग्लैंड से सीखा है। संविधान सभा में मूल अधिकार के लिए सरदार पटेल की एक अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसकी उपस्थिति में JB कृपलानी अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार की एक कमेटी बनाएगी, उसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। ये क्या है, नोट पॉइंट है, आप अपनी पुस्तक लेकर बैठ जाइए और वहाँ पर जो भी आपको लगता है उचित वो उससे नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि उससे नोट डाउन का मतलब ये है, जैसे ही आप डालोगे ऐतिहासिक मांगे तो 1895 लिखोगे डैश लगा के दादा भाई नौरोजी। 1915 द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, बस और कुछ नहीं। 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1946 कैबिनेट मिशन और बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं मूल अधिकार को ब्रिटेन में। और सरदार पटेल की अध्यक्षता में, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और उसके बाद सप्रू की जो समिति बनी उसमें 2 भागों में से बांट दिया गया, प्रवर्तनीय मूल अधिकार और अपरिवर्तनीय मूल अधिकार। ये 2 प्रकार के कैसे थे, तो मैं इसको समझा दूँ पहले। प्रवर्तनीय वो थे जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज जैसे कि माने कि आपका मूल अधिकार जैसे कोई दबा रहा है तो आप उसको चैलेंज किसी कोर्ट में कर सकते हैं, आपका सुनने वाला है। लेकिन एक अपरिवर्तनीय ऐसा था कि राज्य आपको जो अधिकार दे रहा है आपको जीने के, वो राज्य का है, उसमें आपका कुछ नहीं होगा।
वो राज्य का है, उस पर आप बात योग्य होंगे, जिसे हम DPSP में आप देखेंगे आगे 36 से 51 तक। वहीं जब संविधान के भाग 3 को अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डाल लो, पूछा भी जाता है कि संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो मूल अधिकार वाले भाग 3 को कहा जाता है। वहीं मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो इंदिरा गांधी जी ने आकर के उसको खंडित कर दिया और उसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। अब वर्तमान में 6 अधिकार बचे हुए हैं। समानता 14 से 18, उसका स्वतंत्रता 19 से 22, और फिर शोषण का 23 से 24, और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और फिर सांस्कृतिक संबंधों का अधिकार 29 से 30, और फिर संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32। जो 31 था संपत्ति अधिकार वो हटा दिया गया और पहुंचा दिया गया 300A में जाकर, यानी 300 क में जाकर। उसके बाद 33, 34 और 35, ये तीनों के तीनों सबके सब कहाँ पर भेज दिए गए, एक आर्मी के भी मूल अधिकार हैं, सेना के भी मूल अधिकार हैं, उनको भेज दिए गए। अब बात करें वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। 6 के 6 मैंने बता दिए, आगे चर्चा होती रहेगी। अगर हम जब तक क्लास में हैं या हम क्लास में बने रहे हैं या आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, तब तक चर्चा बराबर करते रहेंगे हम। वहीं जब मैं बात करूँ विशेषताएं क्या हैं संविधान की, मतलब मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, तो संविधान में मौलिक अधिकारों की दृष्टि से नागरिकों और विदेशियों को दोनों को दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं दिए गए, सिर्फ भारत वालों को ही दिए जाते हैं। अब वो अधिकार कौन कौन से हैं, आर्टिकल, तो एक अभी तो आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल से करेंगे, अभी सुन लो। अनुच्छेद 15 विदेशियों को नहीं है, 16 को विदेशियों को नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, 29, 30 ये दोनों विदेशियों को नहीं मिलेंगे। बाद बाकी जो आर्टिकल हमारे 12 से 35 तक जो दिखते हैं उनमें से सब आप विदेशियों को देख सकते हैं। ये बात योग्य है, मतलब इनको हम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। इनका संरक्षण आर्टिकल 32 करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और आर्टिकल 226 करता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट सुनेगा तो 226 में उसकी मान्यता दी गई है, आप मूल अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे जा सकते हो आप आर्टिकल 32 के तहत। वहाँ पर हर वकील आपकी जो मूल अधिकार से, जैसे चाहे सरकार तुम्हारा दबा रही हो, चाहे कोई ऐसा बड़ा संगठन आपको दबा रहा हो, तो आप सीधे आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट पहुँचें या आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट पहुँचें। ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इनको बदला जा सकता है, लेकिन ढांचा एक ही होना चाहिए। इनके कई केस हुए, उसमें इनको दर्शाया गया है। उन केसों की हम आगे चलकर चर्चा करेंगे कि कौन से केसों में कहा गया है कि ये इनको बाद योग्य हैं, इसका स्ट्रक्चर बदला जा सकता है, स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। तो ये स्थायी नहीं है, मतलब इनको बदला जा सकता है, लेकिन वो आर्टिकल नंबर नहीं बदलना चाहिए। मतलब ऐसे आर्टिकल 31 खत्म कर दिया तो 31 खत्म हो गया, ऐसे अब की बार जैसे 32 में कुछ सुधार करना तो 32 में कोई बढ़ा सकते हो, लेकिन 32 खत्म नहीं किया जाएगा। ये कहा गया स्थायी नहीं है। इन संसद इनमें कटौती या कमी कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगली बात यह है कि सशस्त्र बलों के अर्धसैनिक बलों में पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। और ये नियोचित है कि अर्थात मतलब इसका मतलब ये है कि व्यक्तियों को इनका उल्लंघन होने पर अदालत जाने की अनुमति होती है। मतलब किसी का अगर जो उल्लंघन हो रहा है मौलिक अधिकार का, तो वो सीधा सीधा किसी भी अदालत में जा सकता है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हो, वो सीधा वहाँ पर अपनी अर्जी लगा सकता है। ये तो रहे इनके अधिकार, मौलिक अधिकार की पावर, मतलब विशेषताएँ। इसमें क्वालिटी क्या है मौलिक अधिकार की, बात करेंगे। अब मौलिक अधिकार है कितने प्रकार के, तो वो उनकी संख्या है 6। मतलब पहली 14 से 18 यानी समानता, दूसरी स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म स्वतंत्रता अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इतने को वीडियो यूज कीजिए, इनको नोट्स में अपने लिख लीजिए। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, क्योंकि देखो मैं आगे पीछे चलता रहूँगा, कभी आगे की चीज़ें जल्दी खींच लूँगा, कभी आगे की पीछे की आगे। अब मैं यहीं पर सबसे पहले बात करता हूँ, मैंने सिर्फ 14 से स्टार्ट किया था, 32 पर रोक दिया। 12-13 कहाँ है, पूछने वाली बात है। 12-13 की सब चर्चा नहीं कर रहे हैं आप, तो 12-13 की कहानी है।
12 13 की कहानी समझ जाओगे तो बात बन जाएगी तुम्हारी। 12 13 क्या है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में स्पष्टीकरण क्या किया गया है? इसमें प्रयुक्त राज्य शब्द, राज्य का मतलब समझ रहे हैं ना आप? राज्य का मतलब यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि राज्य शब्द है जो परिभाषित किया गया है, वो राज्य शब्द किसी अंतर्गत भारत सरकार या संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल राज्यों का या सभी स्थानीय प्राधिकारी और उसके साथ साथ अन्य प्राधिकारी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, प्राधिकारी मतलब ऐसे व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि, उपविधि या आदेश या अधिसूचना आदि बनाने की शक्ति है, वहाँ पर ये फॉलो होंगे। ये आर्टिकल 12 कहता है जो गवर्नमेंट से या किसी सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है वहाँ पर आपके मूल अधिकार माने जाएंगे। ठीक है, जैसे नगर पालिकाएं मौलिक अधिकार माने जाएंगे, ग्राम पंचायतों में मौलिक अधिकार माने जाएंगे, LIC जो कंपनी है वो सरकार का तंत्र है तो वहाँ पर माने जाएंगे। सेल है, चाहे विश्वविद्यालय, चाहे ONGC, ये एक पेट्रोलियम की है, तो यहाँ पर ऐसी कंपनियों पर आपके आर्टिकलों को माना जाएगा, विधिक रूप से माना जाएगा। ठीक है, अगर इसके 12 की बात मैंने आपको बताई कि 12 को कोई सरकारी तंत्र है तो वहाँ पर आर्टिकलों को माना जाएगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सरकार का हिस्सा है तो उसे मानना पड़ेगा आपके मूल अधिकारों को। वो मूल अधिकार आपको, यही बात करता हूँ मैं अनुच्छेद 13 की। तो 13 12 में समझेगा सरकारी तंत्र में जो भी यहाँ पर होगा वहाँ पर मूल अधिकार लागू होंगे। 13 कहता है कि मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ यानी कानून, यह मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। अगर सुरक्षा कवच कैसा है? ऐसे तो आर्टिकल 32 भी है, लेकिन ये किस प्रकार का सुरक्षा कवच है उससे समझिए। अनुच्छेद 4 खंड में 13 दिए हैं, 13 में 4 खंड दिए हुए हैं, 1 2 3 4, इन चारों पर चर्चा कर लो, समझ में आ जाएगा आपको कि अनुच्छेद 13 किस प्रकार की सुरक्षा दे रहा है, यानी किस प्रकार का कवच है कि मूल अधिकारों को रक्षा दे रहा है। ऐसा तो हमने अभी पढ़ा है कि आर्टिकल 32 भी है, लेकिन 13 किस प्रकार की करता है? तो पहली बात तो यह है, 13 का पहला खंड ये कहता है, यह घोषित करता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले, संविधान के लागू होने से ठीक पहले की प्रचलित सभी विधियाँ, यानी संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले के जितने भी कानून हैं उस मात्रा तक शून्य हो गई जिस तक वो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। कुल मिला के यह पहली बात ये कह रहा है 26 जनवरी 1950 से पहले के जो भी कानून हैं वो बिल्कुल कैसे होंगे? शून्य होंगे। दूसरा क्या कहता है? वो कानून फिर नहीं माने जाएंगे। दूसरा कहता है, यह घोषणा करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों को शून्य करती हो। राज्य सरकार या कोई देश ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि इन मूल अधिकार जो हम दे रहे हैं, संविधान लिखे गए, इनको शून्य कर दे या इन पर कोई प्रभाव पड़ सके। दो समझ में आया? तो इसे कवच कहते हैं। पहली बात तो उसने ये कह दी जो आज़ादी मैंने संविधान लागू हुआ था उससे पहले के कोई भी कानून है वो सब शून्य है। और उसके बाद में राज्य 26 जनवरी 1950 के बाद कोई राज्य अगर जो कानून बनाता है तो वो सबके सब शून्य माने जाएंगे। मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि जो कि इसमें कोई नुकसान हो। ठीक है, वहीं तीसरा खंड की ये कहता है इसमें विधि यानी कि कानून, यहाँ विधि दिखते हुआ नहीं कानून, विधि का अर्थ है स्पष्ट किया गया है कि जैसे सभी अध्यादेश चाहे राष्ट्रपति के द्वारा हो चाहे राज्यपाल के द्वारा हो, कोई भी आदेश सरकार के द्वारा उपविधि या नियम या विनियम या अधिसूचना इनके बारे में इनसे इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता। खंड 4 कहता है इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। इसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया कि 368 में बार बार इन मूल अधिकारों को चैलेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ये खंड 4 कहता है आर्टिकल 13 का। अब उसकी बात कर रहे हैं हम 13 12 दोनों हो गए। बात करेंगे 13 अनुच्छेद से संबंधित कुछ केस हुए। अब केस कौन कौन से हुए उनको हम नज़र से देखेंगे। 368 में कहा गया कि कोई संविधान इसमें कहा गया संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन संशोधन तो हो गए। कुछ केस किए लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने और संसद के द्वारा उसमें केस मतलब बदला गया उसको। और वहीं पर अनुच्छेद 13 के अनुसार कहा गया मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि नहीं बना सकता और अनुच्छेद 368 में संसद द्वारा संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। लेकिन वहीं पर कुछ केस आए हमारी नज़र में। एक पहला ही केस आता है शंकरी प्रसाद वाला। पहला केस हुआ शंकरी प्रसाद का। ये देखो मौलिक अधिकार से संबंध है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368
अनुच्छेद 368 यानी उल्लंघन करा है खंड 2 का के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होता, अर्थात संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संघ के प्रस्ताव बनाम भारत संघ में निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हम संसद में 368 के द्वारा संविधान में क्या कर सकते हैं, मतलब मौलिक अधिकारों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। वहीं दूसरा केस पड़ जाता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान से, ये भी पुष्टि की गई कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। सेम दोनों की बातें एक हुई, चाहे शंकर प्रसाद हो चाहे सज्जन सिंह हो, ये केस वाद विवाद पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पर कहानी नहीं चल रही है कि आप सुने और चले जाएं, इनको नोट डाउन करते जाएं। ये शंकर प्रसाद बनाम और ये सज्जन सिंह या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये बनाम का मतलब है ये राज्य सरकार से इन्होंने केस डाला हुआ पिटीशन, और इन्होंने पंजाब हाईकोर्ट में डाली होगी, आज जो बता चंडीगढ़ में है, मतलब एक पंजाब राज्य से उन्होंने केस लड़ा हुआ। अब ये मौलिक अधिकार से संबंध रखते हैं तीनों के तीनों केस, इस हिसाब से आपको नोट करना है। शंकर प्रसाद चाहे सज्जन सिंह हो, चाहे गोरखनाथ हो, या केशवानंद भारती हो, ये सब के सब किससे संबंध रखते हैं, मूल अधिकार से। अब मूल अधिकार में कौन से आर्टिकल सकते हैं, तो 13 से रखते हैं, क्योंकि 13 में ही आप क्या कर सकते हैं, संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। संसद में क्या है कि आप मूल अधिकार बदल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है उसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसे नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो अपने गोलकनाथ के केस हुआ, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों को बदलते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती और नहीं कर सकती। अब बड़ा दिक्कत हो गई। आगे एक और आते हैं भाई साहब केशवानंद भारती, इनकी जगह छीन ली गई थी, कल हमने अच्छे से चर्चा की इनकी। इसमें न्यायालय ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि मूल अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन उसमें मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर वो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है तो विधि के समक्ष समानता रहेगी, लेकिन उसमें किस प्रकार की रहेगी वो बदल सकते हैं। क्योंकि विधि के समक्ष समानता है तो वो समानता ही रहेगा, आर्टिकल वही रहना है। ठीक है, फिर पांचवा जो केस पड़ता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मैं सारे केस इकट्ठे लेके आ गया हूँ, आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मूल अधिकार से संबंध थे, ये इम्पोर्टेंट है। किताबों में आप कहीं के हमारे कहीं ढूंढोगे, तो मैं साथ साथ सारे केस भी पढ़ाता चलूँगा। 42वें संविधान संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी जी थी, 1976 था, और खंड 4 में एक खंड जोड़ दिया गया 5वां। ये संसद ने कहा कि संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया है। न्यायालय ने संशोधन को अवैध घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है कि दोबारा समीक्षा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत, हम इसमें न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, अर्थात संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या पता पहली बार तुम ऐसा कुछ बना दो कि जनता को नुकसान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी ली है कि जनता के हित में बात करेगा, इसीलिए उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि हम, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसमें आपके साथ बदलाव कर सकते हैं, तुम निर्णय दोगे उसमें फिर से दोबारा संशोधन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, क्योंकि बात मूल अधिकारी की है। ठीक है, वहीं 4 केस हो जाते हैं, मिनर्वा मिल्स और केशवानंद भारती। उसके बाद में 2 और केस थे, शंकर प्रसाद और उसके बाद सज्जन सिंह और गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। ये 5 केस हैं, इम्पोर्टेंट मूल अधिकार संबंध है, इनका ध्यान रखना। अब बात आती है आर्टिकल 14 से 18 तक की। 14 से 18 तक की बात करेंगे, जो कि समानता का अधिकार देता है, यानी समता का अधिकार देता है। 14 से 18 तो पहला है विधि के समक्ष समानता, यह विचार ब्रिटिश से लिया गया, पहली बात। अब इसकी में किस प्रकार की समानता है, मैं खुले शब्दों में बताऊं। विधि का शासन, मतलब वैसे तो ये नकारात्मक है, ये विधि के समक्ष समानता यह विचार ब्रिटिश से लिया गया है, लेकिन ये कैसा है, ब्रिटिश से लिया तो गया है, लेकिन ये एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति नकारात्मक है क्योंकि ये पहले तो ब्रिटिश से लिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि विधि का शासन यानी जो कानून का शासन होगा, मतलब सर्वोपरि नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर नकारात्मक ये हो गया कि हम कहते हैं संविधान ऊपर है सबसे, अब इसमें कह दिया है विधि। तो विधि का शासन अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये नेगेटिव हमें कुछ दिखता है ऐसा। सभी व्यक्ति देश के कानून के अधीन होंगे, देश के कानून के अधीन होंगे ये तो नहीं, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देश के अधीन होंगे या कानून के अधीन होंगे, देश के अधीन तो समझ में आता है कानून में। तो सभी व्यक्तियों के लिए राज्य एक समान कानून बनाएगा, ये इसका एक मोटो है। उस कानून को सभी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से लागू करना है। पहली बात, जैसे एक राज्य है, ये राज्य है, राज्य में सब कानून कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ब्रिटिश एक वो थे, लेखक थे,
इनका नाम था, न्यायवादी कह सकते हैं, मतलब एक जज साहब थे, उनका नाम था डायसी। डायसी नाम याद रखना, डायसी। डायसी अपनी पुस्तक लिखते हैं और उन पुस्तक में इसके बारे में बताते हैं कि कानून मतलब कैसे होना चाहिए। उनकी पुस्तक का नाम था द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने उसमें लिखा कि समता का अधिकार सिर्फ विधि का शासन है, कि सिद्धांत का मूल तत्व कहा जाता है, देश का नहीं। मतलब देश के ऊपर कानून नहीं है, कानून के ऊपर देश है। इतना कंप्लीट होगा। तो उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 15 की, जो कि देखो आर्टिकल 14 में ये बताएगा, जैसे मान लो आप एक आम आदमी है, आपकी झड़प हो जाती है एक खास आदमी से। अब खास आदमी की बेशक गलती है और खास आदमी और आम आदमी के बीच में जब टकराव हो गया तो वहाँ पर पुलिस आएगी। तो पुलिस के सामने दोनों ही अपराधी हैं जी। अब उसमें जैसे वो थाने जाएंगे, अब थाने वहाँ पर पुलिस ये विचार नहीं कर सकते ये खास आदमी या एमएलए या एमपी का आदमी है, मतलब लड़का है, तो इसे मैं तुरंत ही क्या कर दूँ, बरी कर दूँ, जबकि गलती इसी की है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कानून अपना आर्टिकल 14 प्रभाव होगा, क्योंकि जो बैठा हुआ है एक कॉमन मैन, वो स्पष्ट कह देगा कि कानून सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो मेरा, क्योंकि इसको छोड़ रहे हो, जबकि गलती इसी की है। तो आर्टिकल 14 में क्या होता है, कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कितना छोटा हो, उसके लिए जो इसने गलती की उसको सज़ा मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट है। वहीं आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अधिकार पर विभेद करना। मतलब किसी के धर्म पर, मूल वंश पर, जाति पर, लिंग पर या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये अधिकार केवल भारतीय के नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं है। इसका उद्देश्य है सामाजिक समानता की स्थापना करना, सामाजिक समानता की स्थापना करना। इसके 6 खंड में इसको बांटा गया है। अब 6 खंडों को मैं नंबर बाय नंबर लिखूंगा, इसको मैं पेन ले लेता हूँ, सिर्फ समझें। देखो आप मेंस लिखते हैं तो आपको तो वैसे ही पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वनडे एग्जाम करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है वहाँ फिर के पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6वां, 6 खंड है। पहला खंड क्या कहता है, अनुच्छेद पहला खंड क्या कहता है कि राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध, मतलब कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर, यानी धर्म, जाति या मूल वंश के स्थान पर आप उनसे क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि वो आदमी है, मैंने कहा ना, मूल वंश या धर्म या जाति या स्थान पर आप उससे ये नहीं कर सकते भाई तू बिहारी है, हमारी यूपी में नहीं हो सकता, या हमारी फैक्ट्री में काम करा है यहाँ से भाग, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले रहेंगे। मैंने पहले कहा था राज्य का मतलब यहाँ पर एक देश से है, ये सिर्फ टेरिटरी बांट दी गई हैं। कुल मिला के वहाँ पर ये बात हो गई, आप बिहारी हैं, कौन से प्रदेश से संबंध रखते हैं, कोई मतलब नहीं रखता, जो यहाँ रहता है, क्योंकि बसने का आज़ाद है। मतलब किसी के लिंग, जाति, भेदभाव पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। पहला खंड 15 का। दूसरा खंड कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, दूसरा कहता है केवल धर्म, केवल धर्म के मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक को सार्वजनिक स्थल जैसे कि दुकान हो या वहाँ पर होटल हो, मनोरंजन हो या स्थल कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे सड़क हो, कुल मिला के ये है कि सार्वजनिक संपत्ति वहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसे है कि कोई एक सरकारी नल है और सरकारी नल पे क्या है कि वहाँ भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग क्या है वहाँ पर आते हैं और क्या कहते हैं पानी पी के चला जाता है, एक छोटी जाति का, कि जाति से संबंधित है, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि नल का हत्था उखाड़ के फेंक दें या उसे कहते हैं कि तू आएगा तो तेरे पैर तोड़ दिए जाएंगे, गोड़ तोड़ दिए जाएंगे, तू यहाँ पर नल भर के पानी दिखा। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि आप किसी धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल जो कि सबके लिए है उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। मुख्य तो इसका उद्देश्य है कि जो समाज है, तो समाज में व्यापक जो कुरीतियाँ चलती आ रही हैं कि 4 पैसे छोड़, तू मेरे नीचे वाली जाति का है, चलो वहाँ पर बैठ,
वो चीज़ों को ख़त्म करना है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 का मतलब ये था। अब बात आती है तीसरे पे बात। तीसरा क्या है, तो राज्य में स्त्रियों और बालकों के हित में कोई विशेष उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 15। बात कही ना इसमें लिंग, लिंग का मतलब स्त्रियों के लिए स्पेशल व्यवस्था और बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 15 1 और 2 का ये क्या करता है, कॉमन करता है, मतलब क्या है, लिंग के साथ में या जन्म के स्थान पर ये उनको बढ़ावा देगा, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है, उनके लिए विशेष आरक्षण राज्य दे सकता है एक्स्ट्रा में। वहीं पर जब मैं 4 की बात करूं तो 4 इन तीनों से संबंध रखता है, इन तीनों का कॉमन है 4, ठीक है। 4 राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से मतलब कोई कॉलेज है, मान लो कोई कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, ये एक सार्वजनिक है मतलब एक सरकारी है, तो इसमें क्या है कि अब सब किसी की कट ऑफ जाती है, मान लो 70 नंबर जनरल, मतलब 70 नंबर लाने होंगे तो एडमिशन है। अगर कोई SC या ST का बच्चा है जो पढ़ाई से वंचित है तो उसके लिए इसमें क्या कर दिया जाएगा, आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी। किस पर, उन्नति के लिए, क्योंकि वो दबा हुआ समाज है तो उसको उठाने के लिए, थोड़ा सहारा देने के लिए कुछ प्रावधान कर सकता है राज्य। यही आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा उसमें क्या है, वृद्धि दे सकता है, थोड़ा सहारा दे सकता है। अब चाहे उससे आरक्षण का मान लो या फिर किसी जातिगत मान लो, उसे विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है पॉलिटी में। वहीं एक बचता है पाँचवा स्पष्ट ये कहता है कि शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST हैं, जो SC और ST हैं, उनको शैक्षिक दृष्टि से या उनकी निजी हो या सार्वजनिक हो, निजी को छोड़कर जो सार्वजनिक हो, जैसे सरकारी कोई है तो विधि द्वारा विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे उसमें आरक्षण या फीस में स्कॉलरशिप से लेकर विशेष लोगों को, मतलब मैंने कहा जैसे सरकार उसमें या राज्य उसमें यह कर सकता है कि सिर्फ SC ST वालों का ही स्कॉलरशिप आएगा और OBC जनरल वालों का नहीं आएगा, या अदरवाइज जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन है उनके रिजर्वेशन दिया जाएगा या स्कॉलरशिप या फीस को लेकर, ठीक है। अब बचता है अंतिम 6वां, कुछ संशोधन हुए 1951 में, ये संशोधन करके ये जोड़ा गया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जो भी सीट हैं उनमें SC और ST के लिए कुछ आरक्षण दिए जाएंगे, उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाएगी जातिगत यानी लिंग के आधार, वो जाति के स्थान पर, जाति या जनजाति के स्थान पर उनको रख दिया जाएगा। वहीं पर जब 93वां संविधान संशोधन होता है इसी को लेकर, 93वां में यहाँ बात आ गई तो बता दूँ, 93वां संविधान संशोधन होता है, उसमें कहा गया कि संविधान प्रवेश आरक्षण, मतलब किसी में जैसे आपको काउंसलिंग करानी है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, वहाँ पर 2005 में ये पारित हुआ 93वां संविधान संशोधन। ये आर्टिकल 15 से संबंध रखता है और संबंध रखता है किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश से संबंधित। अब प्रवेश से संबंधित क्या क्या बातें थी इसमें, तो ये कहता है कि इसमें सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में 27% क्या आरक्षित सीटें होंगी किसकी, पिछड़ा वर्ग की, 27% क्या होगी, पिछड़ा वर्ग की सीटें होंगी, ऐसे हमको बोल सकते हैं OBC, इसे क्या बोल सकते हैं, OBC। अगर कहीं कहा जाता है कि OBC SC ST इनके रिजर्वेशन की बात कही है किसी शैक्षणिक स्थान में, मतलब किसी यूनिवर्सिटी या उसमें, तो उस हिसाब से है OBC के 27% हो गया। उसके बाद में 103वां संविधान संशोधन होता है इसी चीज़ को लेकर कि OBC के 27% है और लोगों के 14%, कुल मिलाकर 50% आरक्षण था। 103वां संविधान संशोधन ये कहता है कि आज वर्तमान के हिसाब से कि अनुसूचित जाति को 15% दिया जाएगा, यानी SC को, OBC को दे दिया 27 और SC को दे दिया जाएगा यहाँ पर 15%। अभी तो देखना कारनामा क्या होगा आगे, कितना कितना अच्छा है। उसका अनुसूचित जनजाति मतलब ST को 7.5%, ठीक। उसके बाद में आर्थिक रूप से जो कमजोर थे उनको EWS 10% आरक्षण दे दिया गया। अब जोड़ लो सब, 27, 15, 7, 27, 15, 7, ये हो गया तुम्हारा 40, तो 42, 42 और 7 48, 48, 48.5 प्लस 10%, टोटल समझ लो। वैसे एक कानून में ये लिखा गया था एक उसमें कि आप 50% आरक्षण रिजर्व कर सकते हैं 100% पे, और 50% सिर्फ क्या रहेगा, रिजर्वेशन किसका रहेगा, जनरल वार्ड का। वो जनरल वार्ड में क्या कर दिया, 10% किसको डाल दिया, 10% किसको डाल दिया, EWS को। तो इसका उल्लंघन हुआ 50 का। अब कितना हो गया आरक्षण, 60%, 40% क्या बचा है, जनरल वार्ड, ठीक है।
हो गया क्लियर। जब मैं यहीं पर आरक्षण की बात करूँ तो आरक्षण किसमें दिए जाने की बात कही गई है? आर्टिकल 15 में। मूल वंश, जाति या लिंग इसके आधार पर भेदभाव सरकार या राज्य कर सकता है, उस क्या कहते हैं कम्युनिटी को उठाने के लिए ये व्यवस्थाएं कर सकता है। बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 संबंध रखता है लोक नियोजन से। लोक नियोजन मतलब एक अवसर की समानता, मतलब नौकरी मिले तो सबको मिले, सबको अवसर मिले। ऐसे नहीं होशियार लोग या होशियार चंदी सिर्फ उसमें भर्ती हो जाएं। मतलब ये है कि आकांक्षाएँ तो सबकी होती हैं उसमें भर्ती होने की। जैसे मान लो ये एक दीवार है, दीवार को पार करने के लिए 6 फुट की हाइट चाहिए और तब वो पार कर पाएगा। लेकिन अगर ये दीवार 6 फुट वाला आदमी कूद जाता है, 5 फुट वाला नहीं कूद पा रहा है और उसकी भी तो इच्छा है इसको कूदे, तो इसके लिए एक दीवार बनाई जाएगी यानी 5 फुट की, 5 फुट वाला उसे कूद जाए। तो ये आरक्षण हो गया। 1 फुट कम कर दिया किसके लिए? इसकी हाइट कम है, यानी हाइट का मतलब ये है कि एक ऐसा विशेष जाति एक समूह जो पिछड़ा हुआ है कई वर्षों से, उसके लिए रिजर्वेशन देने की बात कही है, यानी सबको अपना क्या कहते हैं कोटा मिल जाए। वहीं के सब क्लॉज 16 का एक कहता है संशोधन के हिसाब से, ये कहता है कि जो राज्य के किसी भी अधीनस्थ पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। समान अवसर का मतलब किसी भी जाति का है, अगर उसके नंबर ठीक ठाक है तो उस पद पर बैठने का वो योग्य है। और राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और वंशानुगत यानी वंशक्रम, जन्म स्थान या निवास का स्थान, इन 7 आधारों पर उसे अपना या नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के यह रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो उन वर्गों को दिया जाएगा जो वर्ग कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई है। वहीं पर जब बात करूँ मैं, अन्य आधारों पर भेद किया जा सकता है, जैसे कि भाषा। अब भाषा पर कैसे किया जा सकता है भेदभाव? जैसे मान लो किसी राज्य में भर्ती निकली और उस राज्य की भाषा कैसी है, कोई ऐसी भाषा है जो आप नहीं जानते। मान लो अभी तमिलनाडु की भर्ती निकली, वहाँ पर आप हिंदी बोलेंगे, हिंदी भाषी हो तो हिंदी नहीं बोल पाओगे, तो तमिलनाडु में कोई जगह निकलती है तो आपके लिए वहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको हिंदी आती है और तमिल नहीं आती। ठीक है, भाषा के आधार पर उसका शारीरिक योग्यता, शारीरिक योग्यता पर भेदभाव किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है, जैसे आर्मी के लिए चाहिए एक स्वस्थ आदमी और जिसकी हाइट ठीक ठाक हो और इसका फिजिकल अच्छा हो। अब वहाँ पर कोई डिसेबल यानी विकलांग आदमी पहुँच जाए, वो कहे नहीं मैं तो आर्मी भर्ती हुआ, तो वहाँ पर भेदभाव सरकार यानी मूल अधिकार में हो सकता है, राज्य कर सकता है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जैसे कोई मान लो होशियार है, 30 नंबर लेके आया है डॉक्टरी में, तो एक लेके आया 70 नंबर। अब 30 नंबर वाले को ऐसा नहीं किया जाता, ये मान लो कोई SC या ST है, इसे 70 नंबर वाले की जगह पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक अनुभव की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, तो इस जगह पर इसे नहीं किया जा सकता रिजर्वेशन। तो कुछ विषय ऐसे हैं यहाँ पर इनको थोड़ा झेलना पड़ेगा, आरक्षण नहीं मिल सकता, चाहे धरना दें चाहे कुछ भी दें। अब एक चीज़ बताओ, जो कानों से बहरा हो, एक से डिसेबल हो, आँख से थोड़ा हल्का दिखता हो, उसे आर्मी में कैसे रख देंगे? ठीक है, तो इसलिए बेटू तुम क्या है कि पहले ठीक ठाक उसके लिए रिजेबल हो जाओ, तब आरक्षण मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन ऐसे प्रोटेक्शन नहीं होगा। अपवाद यह है कि उद्देश्य पिछले राज्यों के निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाना था, लेकिन अब लोग लगता है कि आ गए तो आरक्षण खत्म कर सकती हैं सरकारें। इसके अंतर्गत जाति के आधार पर बात करें तो SC, ST, OBC और EWS इनको आरक्षण दिया जाता है उनको ऊपर बढ़ने के लिए। EWS इसलिए जोड़ दिया गया, जनरल तो थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं था इतना पढ़ाई करने के लिए, तो उस हिसाब से जातिगत लोग दबाव मान रहे थे, इसलिए उनको EWS 103 के तहत उनको जोड़ दिया गया। वहीं बात करें जब इसके रिजर्वेशन की, तो उसमें क्या रिजर्वेशन दिया गया कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश HM कानिया, जो अभी वर्तमान में तो नहीं है, HM कानिया ने निर्णय दिया, इसी आरक्षण को लेकर बात कही कि उनकी एक 9 सदस्यीय तो एक टीम थी, उसमें कहा गया कि जो आरक्षण है वो आरक्षण उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो उसके पात्र हैं। इसमें एक 9 सदस्य की पीठ थी, उसमें 6-3 से वोट पड़े, मतलब पक्ष में 6 और विपक्ष में 3 पड़े, मतलब 9 जनों की बैठक थी। इसमें कहा गया कि जो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर हैं, मतलब जैसे OBC भी हैं, OBC हैं और OBC में क्या 2 कैटेगरी उन्होंने बांट दी। उन्होंने कहा क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, यानी मलाईदार यानी पैसे वाले, और नॉन क्रीमिलियर यानी गरीब लोग। तो गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, OBC हैं फिर भी, और क्रीमिलियर को आरक्षण
नहीं मिलना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में उन्होंने विभेद कर दिया। तभी उसी निर्णय के दिया कि ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण अवैध है। उन्होंने कहा 10% क्या है, ये आरक्षण अवैध उन्होंने घोषित किया, लेकिन माना न माना वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, 50%। और 50% से तुम 60% कर रहे हो, तो मतलब ये है जनरल वालों का 10% काट रहे हो और किसी एक विशेष वर्ग के लिए तुम्हें ये बना रहे हो। लेकिन इस मुद्दे पर कोई और बात करता है तो सरकारें गिर सकती हैं, क्योंकि वोटों की बात होती है, तो ये वोट बैंक होते हैं आरक्षण भी। तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं सरकारों के, इसलिए आरक्षण इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। क्योंकि जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें स्पष्टीकरण ये कहा गया था कि आर्थिक पिछड़ापन मामले के कुछ मापदंड दिए गए थे उसमें, जैसे कि कृषि भूमि, इस पर खेती कम हो। ईडब्ल्यूएस के लिए जो 103वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कहा गया जो जैसे जिसके पास खेती करीब 5 हेक्टेयर से कैसी हो, कम हो, 8 लाख वार्षिक आमदनी से कम हो, और निवास सदन जो हो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, और निगम जो इस शहर में रह रहा है उसमें आवासीय प्लॉट हो तो 109 यार्ड यानी 40 या 60 गज से कम होना चाहिए, और जो निगम की जो ज़मीन है उस पर प्लॉट हो तो 209 यार्ड से कम होना चाहिए, तो वो ईडब्ल्यूएस का भागीदार है। लेकिन क्या लगता है कि वो जो सर्टिफिकेट बनता है तो वो सब ओरिजिनल ही बनते हैं? क्या चलता है भारत में, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको दिखता है क्या? अब बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। आज मैं ज़्यादा आर्टिकल नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ 20 तक आर्टिकल पढ़ाऊँगा, उसके बाद अगली भाग जो क्लास होगी वो हम अगले दिन देखेंगे। अब बात पे आती है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये कैसे होना था। कई राजनेताओं ने, कई क्रांतिकारियों ने और कई समाज सुधारकों ने इस पर आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाना भी ठीक ही था, क्योंकि भाई ये जातियाँ भगवान थोड़ी ने बनाई हैं। जातियाँ हम देखते हैं किसी रंग भेद पर या किसी रहन सहन पर हम आकलन कर देते हैं, ये लोग हमसे थोड़ा निचला है या हमसे थोड़ा ऊंचा है, कैसा है। ये भेदभाव था, उसको ख़त्म करने के लिए अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने ये कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में ये गुलामी नहीं होनी चाहिए कि इस मामले में कि हम क्या कहते हैं कि किसी को ऐसे नकार दें कि ये तो या अछूत जाति का गरीब है या किसी प्रकार का, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। इस द्वारा अस्पृश्यता का पूर्ण समाप्त करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए इन क्रांतिकारी लोगों ने, और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया, और उन्होंने कानून बना भी डाला, कोई किसी से छुआछात नहीं करेगा। ऐसे पानी था, अब पानी यहाँ पर ये मोहतरमा भर रही हैं, एक आदमी है जिसको दबाया गया समाज में, अब वो आदमी चाहे कितना भी हो गया, वो पानी लेने आता तो स्पष्ट कह दिया था तुझे दिखता नहीं है ये किन लोगों के लिए पानी है। तो इसके लिए ही कहा गया था कि धर्म, मूल, जात, वंश पर, सार्वजनिक स्थिति पर यहाँ पर कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 भी क्या होता है, 17 को मदद करता है, ठीक है। अब देखो ये जो आप सिचुएशन देख रहे होगे, ये आदमी प्यास से वैसे सब बैठे रहे हैं लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं, इसीलिए क्योंकि ये निम्न जाति के हैं। भाई जानवर तो नहीं है तो इंसान ही, तो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थान में प्रवेश न करना, या फिर किसी दुकान या होटल सार्वजनिक स्थान पर या मनोरंजन स्थान पर से रोकना कि आप अछूत के हैं, आप नहीं आ सकते। यहाँ पर अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान, निजी हो चाहे सरकारी हो या हॉस्टल हो, आप उनसे ये कहकर नहीं मना कर सकते कि आप इस जाति के इसलिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का मानना या किसी व्यक्ति को ऐसा करना, आप कैसे बागी हो, दंड के बागी हो, ठीक है। अब जैसे आपकी डॉक्टर की दुकान है, आप डॉक्टर का धर्म क्या है कि लोगों की जान बचाना, किसी भी जाति या धर्म का है आप उनसे नकार नहीं सकते। आपका होटल है, होटल में ये नहीं कह सकते ये तो वीआईपी लोगों का है। अब वो अलग बात है, वो निजी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग आएंगे, ये वर्जित है, तो अलग बात है। और लिखा नहीं, आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी जो अंदर की जो मर्यादा है उसको कोई छेड़ नहीं सकता, मतलब ये है। अगार की बात करूँ मैं तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य की उपाधियां प्रदान करने वाले नागरिकों में गैर नागरिक और उपाधियों का ग्रहण करने से प्राप्ति प्रतिशत माना जाता है। उपाधियों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 में 4 प्रावधान किए गए। अब वो प्रावधान क्या क्या थे? 4 प्रावधान इसलिए किए गए कि उपाधि क्या थी, पहले तो बात ये आती है, तो उपाधि वो थी कि जैसे पहले बादशाह, महाराज राज, मतलब अंग्रेज उनको लुभाने गए लोगों को उपाधियाँ दिया करते थे। तो अब कोई आदमी किसी के सरकार के लुभावने में उसमें ना आए, लेकिन कुछ उपाधियाँ दी गई, अभी भी उपाधियाँ हैं। जैसे राज्य, सेना का विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। सेना के नाम दे सकती है कमांडर,
आर्मी में या किसी में ब्रिगेडियर या ऐसे नाम दे सकती हैं। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की परमिशन के। और विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास से पद पर रहा हो तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि हासिल नहीं कर सकता। कुछ उपाधियों की कुछ कंडीशन थी और कुछ कंडीशन ऐसी थी कि जैसे राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला, जैसे राज्य में कोई नौकरी करता है, जैसे किसी भी अधिकारी की नौकरी है तो लाभ का पद उसके पास है, लाभ के पद है, तो वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या किसी सीमावर्ती किसी देश से कोई भेंट प्राप्त नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति के पूछे। मतलब क्या है, मतलब इससे ऐसा होता है जैसे यहाँ का हमारा डिप्लोमेट है नेपाल में रहता है तो नेपाल के लोग ऐसा, मतलब पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तान के लोग उससे पैसा वाला कहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें दे दें, उसे बहला फुसला लें ताकि यहाँ की कुछ सिक्योरिटी दे दें, मतलब क्या है कुछ सिक्योरिटी दे दे। तो ऐसा नहीं है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी उसे कि हमें फलाना आदमी या फलाना देश हमें क्या कर रहा है, सम्मान दे रहा है। सवाल यहाँ उठता है क्या भारत रत्न उपाधि नहीं है? क्वेश्चन ये है कि भारत रत्न उपाधि नहीं है, तो भारत रत्न उपाधि नहीं है। चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, ये सब सम्मान है। एक केस पड़ा था, बालाजी राघवराज ने केस डाला था, बालाजी राघवराज ने केस डाला था। उन्होंने कहा था 1996 में, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि ये भारत रत्न क्या है, जो भारत रत्न है ये भी तो उपाधि ही है, भारत के द्वारा दी हुई, हम भारत रत्न फलाने आदमी। तो उन्होंने कहा हाँ उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, लेकिन कोई आदमी इससे ऐसे ले सकता कि भारत रत्न रत्न सचिन तेंदुलकर, मतलब अपने आगे टाइटल नहीं लगा सकता। पहले जो उपाधियाँ होती हैं उनका मतलब होता है नाम के आगे टाइटल लगाना। अब सवाल ये उठा इसमें, तो फिर कैप्टन मेजर ये क्यों लगाते हैं, कैप्टन फाने विक्रम कैप्टन ये क्यों लगाते हैं? उन्होंने कहा कैप्टन और ये लगाना क्या होता है, ये पद है, उपाधि नहीं है। उपाधि क्या होता है, उपाधि देकर आदमी को लुभावनी चीज़ें दी जाती हैं इसलिए कि आदमी को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, इसलिए ये भारत रत्न है, ये टाइटल नहीं ला सकते, सम्मान है ये। तो उन्होंने केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर अपने स्थान पकड़ लिए। ये तो रहा उसका। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 19 में बहुत बड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा समय लगेगा। बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 19 में मूलतः नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, उसमें से एक घटा दी गई 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन होता है, उसमें से संपत्ति हटा दी गई, बाद बाकी बचती हैं 6। उन 6 पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। 6 के कौन सी थी, तो उसमें थी, पहली थी बोलने की स्वतंत्रता, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप किसी के बारे में पॉजिटिव बोल सकते हैं, कोई गलत कर रहा है उसके बारे में बोल सकते हैं, यानी प्रेस। इसी में प्रेस को डाल दिया गया। वैसे सरकार के 3 ही पिलर थे, चौथा तो जनता ने अपना डाल दिया उसमें प्रेस, और प्रेस पर पैसा तो है नहीं, इसीलिए ये कभी कभी सरकारों की तरफ झुक जाती है। शांतिपूर्ण एवं निहत्थे जमावड़े का स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी सभा कर सकते हैं निहत्थे, या फिर अपने बिना हथियारबंद होकर आप कहीं भी शांतिपूर्ण निहत्थे जमावड़े की स्वतंत्रता कर सकते हैं। मतलब क्या, कहीं भी आप सभा कर सकते हैं। अब सभा जैसे हाल ही में हाथरस कांड में हुई थी, अब वो सभा ही मानी जाएगी, लेकिन सभा करने का अधिकार था ना बाबा के पास में, तो सभा हो गई। अब सभा में घटना घटी है, अब घटना कैसे घटी है उसके पीछे जांच है। तो अगर जो सभा के हिसाब से अगर जो बाबा को आरोपित किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो वो बाबा निकल जाएगा आराम से। अगर कोई और उसके पीछे राज निकलता है तो बाबा अरेस्ट होगा, लेकिन सभा करने का अधिकार उस बाबा को संविधान ने दिया था। संविधान में निहत्थे, सब लोग निहत्थे थे, सभा कर सकते थे। वहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए था, जब इतने लोगों की भीड़ है तो वहाँ पर कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरा ये है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप पार्टियां देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं वो सब हमें जो अधिकार मिले हैं वो किससे मिले, आर्टिकल 19C से, क्योंकि इसमें हम अपनी क्या बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, पार्टियां बना सकते हैं। पार्टियां लेकिन कैसी होनी चाहिए, देश के विरुद्ध नहीं, देश को तोड़ने का काम न करें, तो आप संगठन या संघ बनाने की शक्ति रख सकते हैं, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई NGO बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश के अपोजिट नहीं होना चाहिए। चौथा है हमारा D, इसमें भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क संचार का अधिकार,
निःशुल्क संचार का मतलब ये है कि आप किसी भी जो संपूर्ण देश में या संपूर्ण इस भारत देश की जो धरती है उस पर आप विचरण कर सकते हैं, पैदल यात्रा। आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको संचार करने का अधिकार मिल गया तो आप किसी भी रोड में बैठ जाओ, किसी प्राइवेट वाहन में बैठ जाओ, कह दो कि मुझे अधिकार मिला है, सरकार किराया देगी, वो आपको खुद झेलना पड़ेगा। लेकिन वो उस जगह पर हाँ भी सरकारी जगह है या सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर आप निःशुल्क जा सकते हैं, कोई भी चार्ज सरकार आपसे नहीं लेगी। तो ये है संपूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क संचार करने का अधिकार, यानी घूमने फिरने के आज़ाद। फिर पांचवा कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप जैसे आपको लग जाता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा कोई राज्य सुंदर है तो वहाँ पर आप बस सकते हैं। शर्त यह है वो कहीं जैसे जम्मू कश्मीर की तरह 370 की तरह जुड़ा ना हो, स्पेशल कोटा ना हो उस पर ज़मीन खरीदने का। उसका ज़मीन खरीदने का कहीं भी संपत्ति का था, यहाँ पर देखो ABCDEF, एफ था, एफ हटा दिया गया, यानी फाल से एफ वाला हट गया। पहले उसमें यह था कि आप कहीं भी जाते हैं और वहाँ पर संपत्ति आप खरीद सकते हैं, तो एफ वाला हटा दिया। अगला है कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है कहीं भी। अब इसका रिवीजन में कराऊंगा। रिवीज करने के लिए आप नोट करते जाएं। अब इसका देखें A 19 के B C D और E और F फिर G, हो गए कितने 7 थे। पहला था सभा यानी बोलने का। चलो मैं ऐसे याद करता हूँ, बोलने का। ए बोलने का, अगर आप बोलोगे, ऐसे याद करो, आप बोलोगे तो बोलने पर क्यों कौन लोग इकट्ठे हो गए, सभा इकट्ठी हो गई, क्योंकि सुनने वाला भी तो हो, तो सभा इकट्ठी हो गई। सभा जब इकट्ठी हो जाएगी तब उन लोगों से कहोगे चलो एक पार्टी बना लेते हैं, तो सब लोग आ ही गए हो तो क्या कर लेते हैं कि पार्टी बना लेते हैं, यानी सी संगठन बनाने का अधिकार। फिर जैसे सब पार्टी में जाते तब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब चलो घूमने चलते हैं, देश में जगह जगह अपना प्रचार करेंगे, यानी संचार करने की व्यवस्था। अब संचार कर लिया है, अब तुम्हें लोगों वहाँ पर क्या है, जगह पसंद आ गई तो वहाँ पर बसने का अधिकार। जब बस गए तो फिर उसके बाद में कहते हैं चलो यहाँ पर बस गए तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ले लें। आज प्रॉपर्टी लेने का अधिकार क्या करते हैं, यानी फाल से यानी खत्म कर दिया, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति नहीं ले सकते, इसका अधिकार नहीं है तुम्हें। अब उसके बाद क्योंकि उस स्टेट के अपने नियम रेगुलेशन होंगे, उसके अंदर कहा चलो ठीक है यहाँ पर बस तो गए, अब इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ कमा लें और खाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, यानी वहाँ पर काम पाने का, यानी काम दाम या कुछ व्यवसाय करने का अधिकार है। मतलब पहला बोला, दूसरा सभा, तीसरा संगठन, चौथा घूमा फिरना और पांचवा वहाँ पर बसने का और छठवां वहाँ पर कुछ काम करने का। तो 6 अधिकार थे हमारे, 6 के 6 हमने समझ लिए हैं, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद हमारा अगला है अनुच्छेद 20, और हम आज अनुच्छेद 20 तक ही पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 देखो, जो कुछ अनुच्छेद 19 में कुछ केस हुए थे, उन केसों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि उसमें क्या हमारे पास क्या था कि हमारे पास 3 कार्यपालिका, न्यायपालिका और 3 व्यवस्था थी। कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन, 3 थे। कार्यपालिका 2 प्रकार की थी, स्थायी और अस्थायी। अब ये 3 तो सरकार के तंत्र हो गए, लेकिन जनता की आवाज़ के लिए क्या था, तो हमने एक जोड़ दिया प्रेस, ये हमारी तरफ से होगा। अब वो अलग बात है, ये पैसे में इधर झुक जाता है क्या नहीं झुक जाता, वो अलग बात है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, एक सकाल पेपर्स लिमिटेड बना भारत संघ 1962 में केस पड़ा था। उस केस में यह कहा गया था कि आप प्रेस को यानी कहाँ रखोगे, संविधान की जगह तो है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है 19 डाल देते हैं, 19 में आप प्रेस को डाल सकते हो। 1962 में से लागू हो गया। 19 प्रेस के लिए एक मंच देता है कि आप कहीं भी से भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बस सिर्फ देश के लिए और देश की जो निजता है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में सन 2014 में इसी केस में सन 2004 में एक केस और पड़ा, उसमें कहा गया हर घर पर क्या होना चाहिए, 2004 से हर घर पर तिरंगा फहराने की आज़ादी मिल गई। वो केस कौन सा था, तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल ने एक केस डाला कि भारत क्या है, कैसे माने कि हम आज़ाद हैं, भारत का खुद का एक तिरंगा है, और तिरंगा अगर जो किसी की छत पर है तो फिर कैसे मानेंगे, सरकारी बिल्डिंग पर रहेगा तो कैसे मानेंगे हम देश के लिए कुछ सम्मान रखते हैं। तो जिंदल साहब ने केस डाला। जिंदल साहब के केस में ये निकल के आया कि सन 2004 से हर घर झंडा या हर घर तिरंगा हो सकता है, प्राइवेट आप प्रॉपर्टी पर लगा सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ में। लेकिन कैसे, सम्मान के साथ में, ये भी आर्टिकल 19 का हिस्सा है।
और जो कोई पूछता है ना ये तिरंगा हर घर लगाने की व्यवस्था कहाँ है, तो आर्टिकल 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में, व्यवसायिक भाषण की स्वतंत्रता या विज्ञापन करना, जैसे अखबार में फ्रंट पेज लिखाता है ना कि सुजीत ठाटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एक संस्थान अपना प्रचार कर सकता है आदमी, तो भी आर्टिकल 19 में। प्रचार करने का अधिकार भी किस में दिया है, आर्टिकल 19 में। रेगुलेटर का सूचना का अधिकार, रेगुलेटर और जानने का अधिकार मतलब क्या है, कभी आरटीआई डाल दी आपको, आरटीआई एक्ट था सन 2005 का, और ये अब्दुल कलाम जी ने चलाया था इसे। आप किसी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, तो आरटीआई डालने का भी अधिकार किसमें दिया था हमें, आर्टिकल 19 में। तो 19 में क्या कहते हैं, हमने प्रेस सुनी, उसके बाद में क्या कहते हैं, प्रेस के बाद में इसे हमने ध्वज लहरा सकते हैं, विज्ञापन अपना लागू कर सकते हैं। उसके बाद में जानने का अधिकार है आरटीआई, और उसका रेगुलेटर का सूचना का अधिकार भी है। ये आर्टिकल 19 के बाद बाकी 6 हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 19 ऐसे हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का ये था व्यवस्था। हाँ, एक सूचना ये है, मैं आर्टिकल 20 तक आज कराने वाला हूँ। 20 के बाद में जब हमारा 35 तक हो जाएगा, उसके बाद में मूल अधिकार के हम क्वेश्चन लगाएंगे 50, वो अलग से एक क्लास रख लेंगे सबकी, ठीक है। और लाइसेंस देखो, जो राष्ट्रीय गान उसमें कुछ और बातें रह गई हैं, मैंने पूरा बोल नहीं पाता। क्या है कि अब समय इतना हो रहा है कि हर चीज़ बता नहीं पा रहा हूँ मैं अभी इतनी जल्दी। तो एक था साइलेंस केस, तो साइलेंस केस में राष्ट्रगान केस आया यूनियन बना के राज्य से, उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रगान जो है तो उससे कैसे मतलब किसके लिए है, तो उसमें कहा गया ये देश के लिए है, क्योंकि उसमें विवाद था ना, इसीलिए। सूचना अधिकार आरटीआई या पीयूसी से केस पूछ लिया जाता है। आरटीआई जो सूचना थी, आरटीआई वो किसने डाली, मतलब सबसे पहले कौन सा केस ऐसा हुआ, कौन सबसे पहले आया जिसने कहा कि आरटीआई एक अधिकार है, तो इसमें सबसे पहले आया था पीयूसीएल बनाम भारत संघ, सन 2003 में केस आया, और लेकिन ये 2005 से ये प्रभावी हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और फ़ोन टैपिंग का अधिकार, एक बार क्या हुआ था, फ़ोन टैपिंग हो गई थी। फ़ोन टैपिंग का अधिकार मतलब फ़ोन को टैपिंग नहीं कर सकता, फ़ोन टैपिंग का अधिकार जो, लेकिन और हड़ताल या ऐसी जगह पर फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, मेनका गांधी विदेश जाने का अधिकार। अगर आप स्वच्छ सभी के हैं, एक बार की बात है कि मेनका गांधी जब बाहर जा रही थी तो कांग्रेस ने उनको रोक लिया था 1978 में, तो विदेश जाने का अधिकार उन्होंने, वो लड़ गई, केस डाल दिया उन्होंने, तो केस डाल दिया। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता जब घूमने की है तो विदेश में घूमने की होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अब विदेश जाने का अधिकार भी किसको मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, अगर वो आतंकवादी नहीं है तो, ठीक है। तो कोई किसी गाँव से विदेश जा रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 19 का ही विषय था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई जो आर्टिकल 19 से जुड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता थी बोलने की, घूमने की, फिरने की, चलने की, खाने की, पीने की, रहने की, बसने की, और विदेश जाने की, उसके बाद में झंडा फहराने की, और उसके साथ साथ किसी की चीज़ों को जानने की, आरटीआई, तो ये सारी व्यवस्थाएं आर्टिकल 19 में थी। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि, अपने के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं देनी बाबू, ठीक है, अपने खिलाफ गिरफ्तारी नहीं करनी। अगर कोई मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस वाला, पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट नहीं पुलिसकर्मी, आपको डराता धमकाता है, कहता है कि ये केस आप कबूल कर लीजिए, तो वहाँ कर लीजिए, क्योंकि लाठी का डर है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करेगा उस समय मुकर जाइए, क्योंकि कह देना स्पष्ट। तब मैंने जो रिकॉर्ड किया तो इसलिए किया क्योंकि मुझ पर दबाव था, लाठी सामने थी, लेकिन मैं अब अपने होश और आवाज़ के साथ बोलता हूँ, ये इन्होंने ज़बरदस्ती करवाया, हकीकत ही है, ठीक है। तो अपनी लाठी बचाएं, मार बचाएं, कुल मिला के अपने खिलाफ कभी भी गवाही ना दें, और ज़रूरत पड़ जाए तो दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने सच बोलें, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 20 दिया है कि उन व्यक्तियों की सुरक्षा संरक्षण प्रदान करता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में स्पष्ट कहा गया है कि आरोप लगाया गया है, यह अधिकार नागरिकों को, साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। विदेशी कोई आदमी यहाँ पर आता है, उसको ऐसे नहीं ज़बरदस्ती कोई केस डाल दिया जाए। और इस संबंध में 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। पहली तो यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसके कोर्ट जजमेंट नहीं दे देता,
मतलब किसी को चोर चोर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस पर चोरी सिद्ध न हो जाए। पहली तो बात ये है, मतलब कानून उसे जब तक नहीं सजा वो मानता कि ये अपराधी है, जब तक वो उसे अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है। दूसरी बात ये है कि दोहरी सज़ा, एक बार के लिए एक सज़ा मिलेगी। दोहरी सज़ा मतलब क्या, जैसे उसने एक बार कोई केस कर दिया, मान लो झूठा ही सही, जैसे एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसमें फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, कि उसमें अमिताभ बच्चन पर एक केस लगता है कि किसी आदमी को मारने की सज़ा थी। तो अमिताभ बच्चन साहब अपना केस काट के आते हैं, जब आते हैं वापस वो आदमी फिर घूमते हुए मिलता है उन्हें, तो वो अपनी रिवॉल्वर मतलब निकालते हैं, उसे मर्डर कर देते हैं। फिर वो केस होता है उस पर, फिर होता केस उसी नाम से वही केस होता है, फिर कहता है फिर सज़ा होनी चाहिए। तब वो कहते हैं साहब मैं पहली बार इस सज़ा को काट चुका हूँ, अब वो इसी आदमी की सज़ा मुझे मिल चुकी है जिसे मैंने मारा था। अब वो अलग बात है पहले मारा या बाद में मारा, लेकिन उसकी सज़ा मैं कर चुका हूँ। तो एक बार के लिए एक सज़ा है। उसके बाद अपने विरुद्ध साक्ष्य देने, संक्षण किसी अपराध के आरोपी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाद नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकता, वो उससे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो सबूत दे, ये भी क्या है, एक उल्लंघन है। तो आर्टिकल 20 ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली कहता है कि आप किसी आदमी पर ज़बरदस्ती कोई भी आरोप थोप नहीं सकते। ऐसे नहीं, उस पर ज़बरदस्ती कबूला नहीं जा सकता कि ये कबूल ले, ठीक है। और उसे क्या था, अब गिरफ्तारी जानने की उससे क्या होगी, आज़ादी होगी कि गिरफ्तारी करने से पहले उसको बताया जाएगा कि गिरफ्तारी किस लिए की जा रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 तक हम आज रहने देते हैं, आर्टिकल 21 से 35 तक हम कल कवर कर लेंगे। अब क्योंकि मूल अधिकार हमने जाने हैं तो घुसकर जाना जरूरी है, एक एक शब्द हमने सुना है और एक एक शब्द हमने जाना है। अगर कोई चीज़ छूटती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसको भी मैं कल इसमें जोड़कर दे सकता हूँ। तो मैं यहीं पर विदा मांगूंगा।